अगला व्यायाम है कुश्ती। खेल के साथ साथ इसे भी व्यायाम के श्रेणी में रखा गया है और इससे व्यायाम के भी लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। और कुश्ती के लिए जिस प्रकार का शरीर तैयार करना होता है उसमें तो सारा योगदान ही व्यायामों का है। शरीर के साथ साथ इसमें मस्तिष्क की भी बहुत अच्छी प्रकार से क्रिया होती है, व्यायाम होता है, मस्तिष्क सक्रिय होकर चेतन अवस्था में रहता है। अगला व्यायाम है मुदगर चलाना। मुदगर एक लकड़ी का लंबा गोल और मोटा भाले के समान एक होता है जिसका उपयोग ज़्यादातर अखाड़ों में किया जाता है। विशेष रूप से वो गर्दन, भुजाओं, कंधों और छाती की मांसपेशियों पर अपना कार्य करके प्रभाव दिखाता है। इससे शरीर अधिक बलशाली और ऊर्जावान बनता है। अगला है दौड़ना। टहलने का ही एक विस्तृत आगे का एडवांस लेवल है दौड़ना। इससे शरीर और दिमाग दोनों ही फुर्तीले और स्वस्थ बनते हैं। जो लाभ टहलने के हैं वही लाभ दौड़ने के भी हैं, परंतु बहुत अधिक मात्रा में। अंतर यह है कि टहलना किसी के लिए भी निश्चित नहीं है। टहलने के लिए किसी के लिए भी मनाही नहीं है, परंतु दौड़ने के लिए कुछ निषेध बताए गए हैं। जैसे जो रोगी हैं, हृदय रोगी हैं, फेफड़ों से संबंधित रोग है, जोड़ों में दर्द है, वृद्ध हैं और वात बढ़ने वाले रोग उनके शरीर में हैं, वात प्रकृति है, उन्हें दौड़ना नहीं चाहिए। अगला व्यायाम बागवानी। बागवानी गार्डनिंग, इसको भी व्यायामों के अंदर ही रखा गया है और व्यायामों की श्रेष्ठ श्रेणी के अंदर इसको रखा गया है, क्योंकि शारीरिक स्तर पर तो इसका प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि इसमें बार बार आपको बैठना है, खड़े होना है, मिट्टी में उंगलियां चलानी है, वृक्ष आरोपण करने हैं, ज़मीन खोदनी है, फावड़ा खुरपी चलानी है, पानी देना है। तो कई प्रकार से इसमें मांसपेशियां कार्य करती हैं। इससे भी बढ़कर निष्काम भाव से बागवानी करने वाले लोग जो प्रकृति प्रिय हैं उन लोगों को असीम आनंद की प्राप्ति बागवानी से होती है। मन मस्तिष्क शांत, सुख के साथ साथ रंग बिरंगे पुष्पों से मन आह्लादित होता है। अगला व्यायाम है नृत्य, डांस। नृत्य की गिनती सर्वश्रेष्ठ व्यायामों में की जाती है। एक बात को अपने स्मरण में रखें, यहाँ पर जो नृत्य की चर्चा की जा रही है वह भारतीय नृत्यों की चर्चा की जा रही है। बेशक विदेशी नृत्यों के में भी शरीर की मांसपेशियां कार्य करती हैं और वो भी एक प्रकार का व्यायाम है, परंतु वह केवल शारीरिक स्तर पर लाभ पहुंचाता है। उसमें नृत्य की आत्मा नहीं होती। नृत्य की आत्मा को यदि अनुभव करना है तो या नृत्य से योग की अवस्था तक पहुंचना है तो वह मार्ग निकलता है केवल भारतीय नृत्यों में से ही। तो भारतीय नृत्यों की यहाँ पर एकमात्र चर्चा की जा रही है और भारतीय नृत्यों को साधना के रूप में भी किया जाता है। जैसे कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, कालबेलिया, घूमर, सिरमौर, कुचिपुड़ी, बिहू, ओडिसी, डम्हाल, छलिया, जात्रा, ढाली, इस प्रकार के अनेक भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, जिनमें नृत्य का सौंदर्य निखर कर आता है। सात्विकता के साथ साथ नृत्य को स्वयं के साथ जुड़ने की भी प्रेरणा हमें देता है। यह ऐसे नृत्य हैं जिनसे शरीर के समस्त अंग प्रणाली पर, रोएं पर, यहाँ तक कि आँखों का भी व्यायाम हो जाता है। जब कथक और भरतनाट्यम में आँखों को एक विशेष प्रकार से घुमाया या आकृति बनाई जाती है तो इससे मस्तिष्क, चेहरे की मांसपेशियां और आँखों तक का व्यायाम हो जाता है। तो इसके अद्भुत लाभ हैं और अवर्णनीय लाभ हैं भारतीय नृत्यों के। इन्हें भी व्यायाम की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में रखा गया है। अगला व्यायाम का प्रकार है गाना। संगीत से होंठ, जीभ, जबड़े, गले, गर्दन, फेफड़ों की भली प्रकार से और लयबद्ध तरीके से संचालन होने से मांसपेशियां क्रियाशील, बलवान और स्वस्थ रहती हैं। लंबा स्वर निकालते समय सांसों पर जो नियंत्रण रखा जाता है, इससे फेफड़ों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे पूरे शरीर को लाभ मिलता है, क्योंकि इससे रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया में और रक्त संचालन की प्रक्रिया में सहायता मिलती है। अगला व्यायाम है वाद्य यंत्र बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना।
फेफड़ों के ऊपर जो प्रभाव वाद्य यंत्रों का पड़ता है उसका उतना शायद किसी और चीज़ का नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें लयबद्ध तरीके के साथ सांसों के ऊपर सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रण रखा जाता है। किसी भी चीज़ में इतना नहीं होता। जैसे बांसुरी, शहनाई, बीन, इनमें सीधा फेफड़ों से कार्य लिया जाता है, सांसों के ऊपर पूरी तरह से आपका नियंत्रण होता है। फिर इसके बाद में सितार, तबला, संतूर, ढोलक, मृदंग, सारंगी, घटम, इनका प्रभाव हाथों की छोटी छोटी सूक्ष्म मांसपेशियों के ऊपर पड़ता है, जिससे यह मांसपेशियां क्रियाशील बनती हैं, जिससे कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। यह सभी वाद्य यंत्र मानसिक स्तर पर भी बहुत अधिक शांतिप्रद और लाभप्रद होते हैं, जिनसे आनंद की अनुभूति होती है। तो यह थे व्यायाम के कुछ विशेष प्रकार। अब व्यायाम संबंधी कुछ आवश्यक बातें। व्यायाम ऐसे स्थान पर करें जो चारों तरफ से खुला हो, ऊपर आसमान हो, स्वच्छ, शुद्ध और शांत वातावरण हो। बाग बगीचे में व्यायाम करना सर्वश्रेष्ठ है, परंतु यदि किसी कारण से ऐसी व्यवस्था आपके पास ना हो और आपको घर के अंदर कमरे में अभ्यास करना है, तो खिड़कियों को, दरवाज़ों को खोलकर ही अभ्यास करें। जब कोई व्यक्ति अभ्यास आरंभ करता है तो सोचता है कि अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा भोजन करना है, ठूस ठूस के शरीर की आवश्यकता से अधिक और भारी से भारी भोजन करना है, तो यह धारणा गलत है। कृपया ऐसी गलती ना करें। जो अक्सर लोग करते हैं कि ठूस ठूस कर भोजन करना शुरू कर देते हैं, बिना भूख के ज़बरदस्ती खाना खाते हैं, घी, मक्खन, मेवा, दूध, मांस, मच्छी, यह सब चीज़ें अधिक खाने लग जाते हैं, यह सोच कर के व्यायाम कर रहे हैं तो अब शरीर को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है तो ज़्यादा भोजन खाएं। तो दो बातों को समझ लें। पहली बात, यदि आप व्यायाम कर रहे हैं तो आप उतना ही व्यायाम करें जितना आपको करना चाहिए, अपनी क्षमता, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार। ऐसा करने से आपको ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि व्यायाम तो खुद ही एक अपने आप में भोजन है और इसके साथ यह शरीर की क्रियाशैली को सक्रिय करता है, जिससे पाचन तंत्र में सुधार आता है और भोजन से रसों का निर्माण ठीक प्रकार से शरीर कर पाता है, पोषक तत्वों को अच्छे प्रकार से ग्रहण कर पाता है। दूसरी बात, व्यायाम से मांसपेशियां खुलती हैं जब और पाचन क्रिया के साथ शरीर की अन्य क्रिया प्रणाली में सुधार आता है, तो जो कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर को होती है, जिससे भूख कुछ थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप ज़बरदस्ती ठूस ठूस कर खाएंगे। उस समय आप, यदि आपको लगता है व्यायाम करने से आपको खुल के भूख लग रही है, क्योंकि यह उसका एक गुण है कि आपको शरीर को उतनी भूख लगेगी जितने पोषक तत्वों की शरीर को आवश्यकता है, जितनी भोजन की आवश्यकता है। तो ऐसे में आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी खाना है पेट भरने के लिए। इन समय में आपको फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं। चना, गुड़, तिल, मूंगफली, दही, इन सब चीज़ों की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं, ना कि सिर्फ आप सारा दिन रात प्रोटीन डाइट ही लेते रहें। तो भोजन का सही ज्ञान होना व्यायाम के साथ में आपको बहुत ही ज़रूरी है। व्यायाम के बाद जो पसीना निकलता है